नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनबिक क्लासेज में। हम लोग टेक्नीशियन ग्रेड 3 प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 में दिया हुआ प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं और आज प्रैक्टिस सेट नंबर 3 देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि 289 भागा 68 भागा 4 गुना 14 प्लस 2 गुना 6 माइनस 9 का मान कितना होगा। सबसे पहले इसका कर लीजिए, अंदर में एक ये कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। छोटी कोट्स के पहले करते हैं ब्रैकेट का, तो ये हो जाएगा 14 प्लस 12 माइनस 9 हो जाएगा। तो कितना हो गया, ये 17 हो गया, ये 17 हो गया। कितना था, 289 भागा 68 भागा 4 किए थे तो कितना आया था, तो ये आया था 17 और ये इधर भी करके 17, तो ये 17 हो गया। तो ये हो गया 289 भागा 289 बराबर 1। आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी धनराशि पर 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज मूलधन के 20% के बराबर है, कितने वर्षों में ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा। तब विक्रय मूल्य जो है वो दिया हुआ है कितना, 35,000 क्या है, 35,000 दिया हुआ है। लाभ कितना दिया हुआ है, तो 25%। अब 30% लाभ जो है पर विक्रय मूल्य क्या होगा, यही हमारा पूछ रहे थे। ये हो जाएगा 35,000 बटा 125 कर देंगे और गुना 130 करेंगे तो हमारा जो है 30% पे लाभ मिल जाएगा। तो कितना हो जाएगा, जब काट पीट करेंगे तो 36,400 हो जाएगा। क्या है, 36,400। आंसर हो जाएगा सी। क्या है, सी। इस तरह भी आप निकाल सकते हैं कि 35,000 बटा 125 गुना 100 कीजिएगा तो हमारा क्या निकल जाएगा, क्रय मूल्य निकल जाएगा। और क्रय मूल्य पर हमें क्या करना होगा, 130%, क्योंकि 30% लाभ पर है वो करेंगे तो विक्रय मूल्य मिल जाएगा। तो यही 100 कट गया, 130 गुना ऊपर में है, ये 25 में इसे भी काटिएगा तो 36,400 ही आएगा। अगला प्रश्न है कि रोहित समान दूरियों की 4 यात्राएं करता है। पहली यात्रा में उसकी चाल 400 किलोमीटर पर घंटे थी और प्रत्येक अगली यात्रा में उसकी चाल पिछली यात्रा की चाल से आधी थी। इन चारों यात्राओं में रोहित की औसत चाल कितनी है। तो माना कि समान दूरी है, समान दूरियां हैं, वो कितना है, तो ये मान लेते हैं 100 किलोमीटर। क्या है, 100 किलोमीटर। अब आइए औसत चाल निकाल लेते हैं। तो औसत चाल निकाल लेते हैं। पहले तो 100 किलोमीटर की समान कितनी दूरी है, 4 है। क्या है, 4। ये हो गया बटा ये हो जाएगा कितना, 100 बटा शुरुआत में चाल कितना था, 400 किलोमीटर। दूसरा उसके बाद क्या चाल था, तो आधा हो जाता है तो 200 हो जाएगा, प्लस 100 बटा ये 100 हो जाएगा, अब प्लस ये 100 बटा 50 है। बस इसे हल कर देना है। तो ये हो जाएगा 400 बटा 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1 प्लस 2 आ जाएगा हमारा कितना, 400 गुना 4 बटा 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 हो जाएगा 1600 बटा 15 यानी 320 बटा 3 किलोमीटर जो है वो पर घंटा, 320 बटा 3 किलोमीटर पर घंटा। आंसर जो हमारा बी आ जाएगा। नेक्स्ट है, एक घनाकार कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई 8√3 सेंटीमीटर है। घन का आयतन कितना होगा। तो कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई दिया हुआ है 8√3। तो घनाकार कमरे का विकर्ण जो है वो दिया हुआ है। क्या है, घनाकार कमरे का विकर्ण जो है वो दिया हुआ है 8√3 सेंटीमीटर। विकर्ण बराबर क्या होता है, √3 गुना भुजा बराबर विकर्ण होता है। तो ये 8√3 दिया हुआ है। यहाँ से भुजा निकल जाए कितना, 8 सेंटीमीटर निकल जाएगा। तो आयतन निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। आयतन बराबर जो होता है वो भुजा के क्यू होता है, यानी 8 के क्यू 512 सेंटीमीटर क्यू होगा। कितना, 512 सेंटीमीटर क्यू। आंसर हमारा जो है वो ए हो जाएगा। महाविस्फोटक सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था। महाविस्फोटक सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉर्ज लेमेत्रे। क्या है, जॉर्ज लेमेत्रे था। संभवतः जो है वो 13.8 बिलियन वर्ष पहले बिग बैंग विस्फोट के तुरंत बाद सभी प्रकार के आकाश गंगाओं का निर्माण शुरू हुआ था। महाविस्फोट सिद्धांत जो है वो डॉपलर प्रभाव के सिद्धांत पे आधारित है। क्या है, डॉपलर प्रभाव के सिद्धांत पे आधारित है। महाविस्फोट सिद्धांत को विस्तारित निहारिका परिकल्पना भी कहते हैं। अगला है, भगवान महावीर का मूल नाम क्या है। भगवान महावीर का मूल नाम क्या है,
और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वर्धमान। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन, किससे, तो नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन की स्वीकार किए। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर है, इसमें 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए। महावीर का जन्म जो है वो 540 ईसा पूर्व में हुआ था, और कहाँ हुआ था, तो हुआ था कुंडग्राम, क्या है, कुंडग्राम वैशाली में, कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। और इनके पिता सिद्धार्थ जो है वो ज्ञात्रिक कुल के प्रमुख थे। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृतिक यानी अर्ध मगधी भाषा में दिया है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। यदि 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस एवं 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस को एक साथ जोड़े तो संयोजन का परिणामी शक्ति जो है वो क्या होगा। तब P बराबर जो हम लोग जानते हैं वो P1 प्लस क्या होता है, P2 होता है। यानी यहाँ पर से हो जाएगा कि P बराबर 1/f प्लस 1/-f होगा, क्योंकि एक जो है वो उत्तल है और एक जो है वो क्या है, अवतल है। तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर में है तो 100/40 हो जाएगा माइनस 100/25 होगा। अब ऋणात्मक चिन्ह अवतल लेंस की शक्ति के कारण ये जो दिया गया है, यहाँ पर हो जाएगा कितना, ये 2.5 अब माइनस ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये हो गया -1.5 डायोप्टर यानी डी हो जाएगा। आंसर हमारा कौन सा होगा, ए होगा। तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है, और इसका सही जवाब जो है हवा की विभिन्न परतों के घनत्व में परिवर्तन की वजह से अपवर्तनांक में निरंतर परिवर्तन होने के कारण जो है वो तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। जब प्रकाश की किरण विभिन्न परतों से गुजरती है तो प्रकाश के वेग में निरंतर परिवर्तन होता है, जिससे तारे जो है वो टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। चलिए प्रकाश के अपवर्तन के कई उदाहरण है, क्या है, अपवर्तन के जो कई उदाहरण है, सूर्य का बड़ा दिखना, स्विमिंग पूल को कम गहरा दिखना, जल में तैरती मछली के ऊपर दिखना, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का पहले एवं देर तक दिखना, ये सब जो है प्रकाश के अपवर्तन के क्या है, उदाहरण है, क्या है, उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। ठोसों में ध्वनि के अनुदैर्घ्य तरंगों की गति तरल पदार्थों की तुलना में अधिक क्यों होती है। ठोसों में ध्वनि के अनुदैर्घ्य तरंगों की गति तरल पदार्थों की तुलना में अधिक क्यों होती है। इसका सही आंसर होता है ठोसों में गैसों की तुलना में बल्क मापांक और घनत्व अधिक होता है, लेकिन घनत्व में वृद्धि की तुलना में बल्क मापांक में वृद्धि अधिक होती है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा सी हो जाएगा। ठोसों में ध्वनि की गति जो है भी जो होता है √b/ρ होता है, जहां b क्या है, आयतन प्रत्यस्थता गुणांक या जो है बल्क मापांक होता है, और जो रो है वो क्या है, ठोसों का घनत्व है, क्या है, ठोसों का घनत्व है, क्या है, घनत्व है। अब ठोसों में ध्वनि की चाल द्रव तथा गैसों की तुलना में अधिक होता है। ध्वनि की अगर चाल की बात करें तो ठोस में सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद द्रव में होता है, उसके बाद जो होता है किस में होता है, गैस में होता है। अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पूछ ले ध्वनि की चाल किस में, वायु में, क्या है, वायु में, तो 332 मीटर पर सेकेंड होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, वायु के सापेक्ष जल और कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 एवं 5/3 है, तो कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक होगा, यानी ए जो है ए म्यू डब्ल्यू बराबर दिया हुआ है 4/3। वायु के अपेक्षा जल का जो है वो कितना, यानी ए म्यू डब्ल्यू मीन्स वाटर 4/3 है, और ए म्यू जी बराबर दिया हुआ है 5/3। पूछ रहा है क्या कि कांच का जल के अपेक्ष यानी W/μg है, कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या हो जाएगा। तो हमारा जो निकल जाएगा कांच का जल के सापेक्ष क्या फार्मूला हो जाएगा, तो ये फार्मूला जो हो जाएगा वो ए म्यू डब्ल्यू बटा हो जाएगा ए म्यू जी हो जाएगा। तो ए म्यू डब्ल्यू का मान कितना है 4/3, इसका मान कितना है 5/3, ऊपर ये चला जाएगा तो 4/5 हो जाएगा। आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्या है, बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक प्रकाश तरंग हवा से कांच में प्रवेश करती है, तरंग की ऊर्जा कैसे प्रभावित होगी, और इसका सही जवाब हो जाएगा ए, यह घटता है। जब एक प्रकाश तरंग वायु माध्यम से कांच के माध्यम में प्रवेश करती है तो तरंग की ऊर्जा कम हो जाती है, क्योंकि प्रकाश तरंग का एक भाग वायु में परिवर्तित हो जाता है।
जब प्रकाश तरंगे वायु से कांच में जाती है तो तरंग दैर्घ्य और वेग जो है वो प्रभावित होता है। प्रकाश ऊर्जा जो है वो विद्युत चुंबकीय विकिरण का एक स्रोत है। अगला है, एक माध्यम का अपवर्तनांक √3 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? इसका जो आंसर हो जाएगा, आपतन कोण का ज्या अपवर्तन कोण की ज्या का √3 गुना है। एक माध्यम का अपवर्तनांक √3 है तो आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या का √3 गुना होता है। म्यू बराबर जो हम लोग फार्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं? साइन आई बाई साइन आर। तो साइन आई बराबर हो जाएगा म्यू इंटू साइन आर, यानी √3 इंटू साइन आर हो जाएगा, यानी आपतन कोण का ज्या बराबर हो जाएगा √3 इंटू अपवर्तन कोण का ज्या। तो आंसर हमारा हो जाएगा कौन सा? ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? सही आंसर हो जाएगा डी, गामा किरण की। क्या है? गामा किरण की। सभी प्राकृतिक रेडियो एक्टिव तत्व जैसे है अल्फा, बीटा और गामा रे का उत्सर्जन करता है, और सबसे अधिक भेदन क्षमता की अगर बात करें, क्या है? भेदन क्षमता की बात करें तो ये हो जाएगा इसका गामा सबसे ज्यादा, उसके बाद बीटा, उसके बाद अल्फा। और अगर आयनन क्षमता, क्या है? आयनन क्षमता की बात करें तो ये हो जाएगा अल्फा ग्रेटर देन बीटा ग्रेटर देन गामा हो जाएगा। वह क्षेत्र जहां स्रोत से आने वाला पूरा प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है क्या कहलाता है? सही आंसर हो जाएगा उम्ब्रा, प्रच्छाया कहलाता है। क्या है? प्रच्छाया कहलाता है। निम्नलिखित में कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूरा करने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी? 8, 17 खाली स्थान है, 197, 773, 30, 77 है। आइए इसे सोल्व करते हैं। 8, 17, 197, 773, 30, 77। अगर 8 से 17 की बात करते हैं तो कितना है? +9 है। बाकी यहाँ हमें ये दिखाई नहीं पड़ रहा है कि क्या होना चाहिए। यहाँ से अगर बात करते हैं तो ये भी नहीं पता चल रहा है, लेकिन 773 से 370 जो है वो कितना गया है? 2304। और 197 से 773 कितना? 576। बस दो हमें पता करना है, लेकिन ये किस से गया है ये भी देखना होगा। 576 से 2304 की अगर बात करें तो गुना 4 किया गया है। क्या इससे गुना 4 करेंगे? 9 चौये 36, 17 और 36 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 6 दूनी 12, 1 13, 3 1 4 1 5, 53। क्या 36 गुना 4 कितना हो जाता है? 36 गुना 4 6 4 24 के 4 बाकी 2 4 12 2 14, 144। ये हो जाएगा 144। क्या 53 144 हो जाएगा? 53 और 144 197 आना चाहिए, तो 4 3 7 5 4 9 1, ये यानी सही आ रहा है। तो ये जो है वो गुना 4 4 का चल रहा है। क्या है? गुना 4 4 का। तो हमारा जो है वो सही आ जा रहा है पैटर्न। तो आंसर हमारा होगा बी। क्या है? बी हो जाएगा। एक निश्चित कूट भाषा में इसे 6 लिखा जाता है और गुरगल को 4 लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में सिग्नेचर को कैसे लिखा जाएगा? यहाँ पर जो है 6 4 और क्या लिखा जाएगा ये पूछ रहा है। एक डिजिट में दिया हुआ है। अगर मान लिया कि इसमें कितना अक्षर है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लिखा हुआ है, उस -2 करेंगे तो 6 आ जा रहा है। बिल्कुल आ रहा है। चलिए इसमें 1 2 3 4 5 6, ये 6 है, इसमें 2 करेंगे तो 4 आ रहा है। हाँ ये 4 आ रहा है। इसमें कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 में से 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7। 7 आंसर आना चाहिए सी। बिल्कुल सही आंसर है सी आएगा। यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तो गुना और भागा को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा? तो अगर उपरोक्त समीकरण में अगर हम बदल देते हैं जैसा प्रश्न में कहा तो हो जाएगा कितना? 9 गुना 576 भागा 24 माइनस 109 प्लस 7 बराबर वाट। जब इसे कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 114 आ जाएगा। बोर्ड मास से सिंपल है। आंसर हमारा जो हो जाएगा ए हो जाएगा। निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में 3 किसी निश्चित प्रकार से समान है। इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अक्षर समूह उस समूह से संबंधित नहीं है? यहाँ देखिए टी से क्यू गया है तो क्या है? -3 किया गया है। क्यू से पी गया है तो -1 है। एक्स से भी गया है -2 है, तो भी से यू जो है -1 है। सी से ए गया है -2, ए से जेड है जो -1 है। के से आई जो है वो -2 है। आई से एच जो है वो -1 है।
तो लास्ट के तीनों जो है -2 -1 है, लेकिन शुरुआत वाला -3 और -1 है, तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, असंगत है, तो वो है ए हो जाएगा। नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है हमें ये बताना है, तो इसे जब काउंट करेंगे तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा डी हो जाएगा, 7 त्रिभुज होगा। एक एक कर काउंट कीजिएगा कि एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज जो है वो ये है, एक त्रिभुज जो है ये होगा, एक छोटा सा होगा, फिर एक यहाँ होगा। इस तरह कीजिएगा तो टोटल जो है वो 7 त्रिभुज आएंगे। 3 अलग अलग संख्याओं का लघुत्तम समवर्त 120 है। निम्नलिखित में कौन सा उन संख्याओं का महत्तम समवर्त नहीं हो सकता है। किसी भी 2 या 2 से ऊपर की संख्या का लसा हमेशा मसा का गुणज होता है। 120 अगर भागा 40 करते हैं तो ये 3 आता है। 120 भागा ऑप्शन से कर रहे हैं, 20 करेंगे तो 6 आएगा। 120 भागा 16 करेंगे तो 7.5 होगा। 120 भागा 15 करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 8 आएगा। तो स्पष्ट है कि तीनों संख्याओं का जो मसा है वो 16 नहीं होगा। क्या है, 16 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 2 या 2 से ऊपर की संख्या का लसा हमेशा मसा का जो है वो गुणज होता है। यानी क्या है, पूरे पूरे ये सब जो कट रहा है, लेकिन ये पूरे पूरे नहीं कट रहा है, 7.5 आ रहा है, तो हमारा ये नहीं होगा। यदि L M से 3 गुना अधिक है तो M L से कितने प्रतिशत कम है। प्रश्न से कह रहा है L/M बराबर कितना, 4/1 है। तो कमी प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, कमी प्रतिशत बराबर 4 - 1/4 गुना 100, यानी 3/4 गुना 100 बराबर ये 75%। क्या है, 75%। बी हमारा सही हो जाएगा। दो संख्याएं जो है 8:9 के अनुपात में है। यदि दोनों संख्याओं का योग 102 है तो संख्याओं के बीच का अंतर क्या हो जाएगा। माना कि संख्या एक 8x है और एक 9x है। 8x + 9x दिया हुआ है कितना, 102, यानी 17x बराबर दिया हुआ है 102। x का मान हो जाएगा 6। अंतर पूछ रहा है, अंतर कितना हो जाएगा, तो 9x - 8x बराबर क्या होगा, x बराबर कितना दिया आया है, 6। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। दो भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 11:13 है तथा 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 4:5 था। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा। माना कि भाइयों की वर्तमान आयु कितना है, 11x और 13x। 11x में 6 घटा देंगे बटा 13 माइनस 13x में भी 6 घटा देंगे तो 4/5 हो जाएगा। इसे जब हल करिएगा तो ये हो जाएगा कितना, 55x - 30 बराबर 52x - 24। कितना हो जाएगा, 3x बराबर 6, x बराबर जो आ जाएगा 2 आ जाएगा। तब 5 वर्ष बाद जो है आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, आयु का अनुपात जो हो जाएगा वो हो जाएगा 11x + 5 अनुपात 13x + 5, यानी 11 दूनी 2 आ रहा है x का मान। 22 + 5 अनुपात जो है 13 दूना 26 + 5, 22 + 5 कितना हो गया, 27 अनुपात 26 + 5 31, 27:31 है ऑप्शन में, बिल्कुल है, ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि sin a बराबर a/b है तो cos a का मान क्या हो जाएगा। तो इसे अगर फार्मूला से निकालेंगे आराम से तो देखिए क्या है, sin स्क्वायर a बराबर क्या हो जाएगा, a² / b² हो जाएगा। अब cos स्क्वायर a बराबर फार्मूला जानते हैं 1 - sin स्क्वायर a, यानी 1 - a² / b²। तो हमारे पास जो हो गया वो cos स्क्वायर बराबर कितना आ गया, cos स्क्वायर a बराबर होगा b² - a² / a²। cos a बराबर क्या हो जाएगा, √b² - a² / b² हो जाएगा। इसे और सिंपल लिखेंगे तो ये हो जाएगा √b² - a² / b हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन जो हमारे पास है वो डी हो जाएगा। गदर पार्टी के सह संस्थापक कौन थे, गदर पार्टी के सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरदयाल थे। क्या है, हरदयाल थे। और ये पार्टी के कब स्थापना हुई, 1 नवंबर, क्या है, 1 नवंबर 1913 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को में, कहाँ, सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना किया गया था। गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे वो सोहन सिंह भाखना थे। और लाला हरदयाल इस गदर पार्टी के प्रथम मंत्री एवं काशीराम कोषाध्यक्ष चुने गए थे। और 1 नवंबर 2013 को ही गदर पार्टी का प्रथम अंक अखबार उर्दू भाषा में प्रकाशित हुआ था। अगला है, राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं, और इसका सही आंसर हो जाएगा डी,
250, क्या है 250। और वर्तमान में कितने हैं, वर्तमान में जो है वो 245 है। 225 सदस्य राज्यसभा में राज्यों की विधानसभाओं से तथा 8 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होते हैं। 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं जो कला, साहित्य, समाज सेवा एवं विज्ञान के क्षेत्र में ख्याति अर्जित करते हैं। राज्यसभा संसद का जो है वो उच्च सदन होता है। और ये कितने अनुच्छेद में वर्णन है, तो ये अनुच्छेद जो है 80 में वर्णन है, अंतर्गत आता है अनुच्छेद 80 में। और इसका जो गठन हुआ था कब हुआ था, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो 3 अप्रैल 1952 ईस्वी को गठन हुआ था। और राज्यसभा में सर्वाधिक सदस्य किस राज्य का है, तो वो उत्तर प्रदेश का है। और राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व सभा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जनरेटर। विद्युत जनित यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अब विद्युत जनित्र में माइकल फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत का अनुप्रयोग जो है वो किया जाता है। अगला है दिया सलाई की सलाई पर एक सिरे पर कुछ ठोस मिश्रण होता है, यह निम्न में से कौन सा है। और इसका सही आंसर हो जाएगा एंटीमनी सल्फाइड प्लस पोटेशियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम डाइक्रोमेट। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो ए हो जाएगा। लाल फास्फोरस का उपयोग दिया सलाई में हम लोग करते हैं। सफेद फास्फोरस 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्वतः ही हवा में जल उठता है। सफेद फास्फोरस को हम लोग जल में रखते हैं। अगला है धातुओं के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, बताना है कौन सा सही नहीं है। तो सामान्यतः धातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती है, ये जो है वो सही नहीं है। धातुओं के कौन कौन से गुण है, तो आवर्त सारणी में जो है वो कहाँ है, तो बाएं भाग में स्थित है और कठोर एवं उच्च घनत्व वाले होता है। ये क्षारीय ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, क्षारीय ऑक्साइड का निर्माण करते हैं, क्षारीय ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। ये प्रकृति में जो है वो विद्युत धनात्मक होते हैं। क्या है, विद्युत धनात्मक होते हैं। धातुएं सरलता से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक तत्व के इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 2p6 3d2 और 4s1 है, यह प्रदर्शित करता है। क्या प्रदर्शित करता है, तो उसकी मूल अवस्था प्रदर्शित करती है। उसकी मूल अवस्था जो है वो प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित में कौन सा तत्व गैस नहीं है, बताना है कौन सा तत्व गैस नहीं है। तो पारा जो है वो गैस नहीं है, ये क्या है, द्रव धातु है। क्या है, द्रव धातु है। और कैल्शियम जो है वो क्या है, ठोस धातु है। कैल्शियम की अगर हम बात करें, कैल्शियम की बात करें तो ये जो है ठोस धातु है। कुल 11 तत्व जो है, 11 तत्व जो है वो गैस के रूप में है। किसके रूप में है, गैस के रूप में है। अगर बात किया जाए कौन कौन है, तो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन है। नेक्स्ट है चौथा आवर्त किस तत्व के साथ समाप्त होता है। चौथा जो है वो आवर्त है वो किस तत्व के साथ समाप्त होता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 33 का डी हो जाएगा, क्रिप्टॉन से। क्या है, क्रिप्टॉन। चौथा आवर्त क्रिप्टॉन के साथ समाप्त हो जाता है। कोई भी आवर्त क्षार धातु से प्रारंभ होता है तथा अक्रिय गैस पे समाप्त हो। कोई भी आवर्त, कितने आवर्त हमारे पास है, तो 7 आवर्त है। कितना, 7 आवर्त है। पूछ रहा है चौथा, तो चौथा जो है वो शुरू होता है किससे, क्षार धातु से शुरू होता है। लेकिन अगर हम बात करें तो ये होता है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, उसके बाद क्या होता है, पोटेशियम। यानी के से शुरू होता है और खत्म कहाँ होता है, के आर पे। क्या है, के आर पे, क्रिप्टॉन पे। पहला आवर्त की अगर हम बात करें, पहला आवर्त के तो हाइड्रोजन पे शुरू होगा, हीलियम पे खत्म होगा। दूसरा आवर्त की बात करें तो लिथियम पे शुरू होगा, नियॉन पे खत्म होगा। तीसरा की बात करें तो सोडियम पे शुरू होगा, आर्गन पे खत्म होगा। चौथा तो हो ही गया किस पे, के से शुरू हुआ, पोटेशियम पे, के आर पे खत्म हुआ। पांचवा की बात करें तो आरबी पर जो है, आरबी रुबिडियम पे शुरू होगा और जेनॉन पे खत्म होगा। क्या है, जेनॉन पे खत्म होगा। अगर छठा की बात करें तो सीजियम, क्या है, सीएस से शुरू होगा और खत्म किस पे होगा, रेडॉन पे। क्या है, रेडॉन पे। और सातवां की अगर हम बात करते हैं तो ये फ्रांसियम, एफआर से जो है वो शुरू होगा। सातवां यहाँ पर लिख देते हैं। सातवां की बात करें तो एफआर से शुरू होगा, फ्रांसियम से शुरू होगा और ये जो खत्म होगा वो किससे होगा, ओजी से होगा। क्या है, ओजी से, ओग्नेसोन होता है। क्या, ओग्नेसोन होता है। नेक्स्ट है
परमाणुओं का आकार लगभग कितना होता है, परमाणुओं के आकार, और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 0.1 नैनोमीटर होता है। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला सबसे छोटा परमाणु जो है हीलियम आकार में 0.1 नैनोमीटर है। परमाणु किसी रासायनिक तत्व की सबसे छोटी इकाई है जो रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग ले सकती है। परमाणु का आकार परमाणु में नाभिक और इलेक्ट्रॉनों के बीच औसत दूरी के बराबर होता है। अगला है, संक्रमण धातुएं अपने यौगिक में किस प्रकार के बंधन दर्शाते हैं, और इसका आंसर हो जाएगा ए, आयनिक एवं उपसहसंयोजक बंध। क्या है, आयनिक एवं उपसहसंयोजक बंध होता है। डी ब्लॉक तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं। क्या है, डी ब्लॉक के तत्वों को कहते हैं। इनके संयोजी कोष और इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास की बात करें तो कितना होता है n-1 इंटू डी के पावर 1 से 10 तक होता है, और कितना होता है ns1 से 2 तक होता है। ये होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास होता है। संक्रमण धातुओं के आयन जो है वो रंगीन होते हैं। क्या है, रंगीन होते हैं। नेक्स्ट है, दी गए आकृति में उस सही दर्पण प्रतिबिंब को चुनिए जो नीचे दर्शाए गए अनुसार दर्पण को mn पर रखने पर बनेगा। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। कथन है, सभी कारें पीली है। ये अगर मान लिया कि जो है कार है और सभी कार जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो पीली हो जाएगा। क्या है, पीली है। कुछ पीली जो है वो फूल है, कुछ पीली जो है वो क्या है, फूल है। क्या है, फूल है। और कुछ फूल जो है वो क्या है, भूरे है। ये हो जाएंगे भूरा। क्या है, भूरा हो जाएंगे। निष्कर्ष, कुछ पीली भूरे हैं, गलत है। कुछ पीली कारें हैं, ये भी जो है गलत है। कुछ पीली कारें हैं, ये भी गलत है। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा वो ए हो जाएगा। ना निष्कर्ष 1 आएगा, ना ही निष्कर्ष जो है वो 2 आएगा। अगला है, उस बेनारेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के समुच्चय के बीच संबंध को सर्वोत्तम तरीके से दर्शाता है। मंगल, शुक्र ग्रह। ग्रह के अंतर्गत जो आता है मंगल और शुक्र। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्या है, सी है। यदि यूनिवर्सिटी के अक्षरों को वर्णमाला के क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो बाएं सिरे से 7वें स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। तो आइए यूनिवर्सिटी को जो है वो वर्णमाला के क्रम के अनुसार लिखते हैं। तो हो जाएगा EIINRSTUV हो जाएगा। इसमें कर रहा है बाएं से 7वां, यानी 1 2 3 4 5 6 7 7 जो है वो टी है। तो कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा सी आंसर। दी गई 4 नदियों में से 3 के बीच एक निश्चित संबंध है जबकि उनमें से एक का संगत है। उस नदी का चयन करें जो अन्य से असंगत है। गोदावरी, गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, गोदावरी। गोदावरी को छोड़कर अन्य सभी नदियां का उद्गम स्थल जो है वो हिमालय है। क्या है, हिमालय है। अतः गोदावरी जो है वो असंगत हो जाएगा। पहली 10 विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। पहली 10 विषम कौन कौन है, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 जो है वो प्रथम 10 विषम प्रकृति है। तो माध्य बराबर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, प्रथम संख्या 1 प्लस अंतिम संख्या 19/2 हो जाएगा, यानी 20/2 बराबर 10 हो जाएगा। आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। प्रथम 10 विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य बराबर पदों की संख्या जो है जितना होगा तो वो हो जाएगा 10। चलिए, किसी चतुर्भुज ABCD के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यदि कोण A बराबर 45 डिग्री तो कोण B का मान क्या होगा। अगर ABCD कोई क्या है, चतुर्भुज है, तो क्या होगा, समांतर चतुर्भुज, तो उसके आसन कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, यानी कोण A प्लस कोण B बराबर कितना है 180 डिग्री। कोण A दिया हुआ है 45 डिग्री और कोण B बराबर प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री, तो कोण B बराबर जो हो जाएगा 180 माइनस 45 डिग्री 135 डिग्री हो जाएगा। क्या है, 135 डिग्री। आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। दो अभाज्य संख्याएं जो है x और y, x ग्रेटर देन y का एलसीएम 319 है। 2x माइनस 5y का मान ज्ञात करना है। तो दो अभाज्य संख्याओं का लसा 319 है। x और y जो कितना है वो हो जाएगा हमारा, दो जो है अभाज्य संख्याओं का लसा दिया हुआ है कितना 319 है। x और y जो हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 29 और 11 हो जाएगा। क्या है, 29 और 11 हो जाएगा। दोनों जो है एक दूसरे से कटना नहीं चाहिए, तो ये जो जोड़ा होगा वो 29 और 11 होगा। अब मान रख लीजिए 2 गुना 29 माइनस 5 गुना
11 हो जाएगा। 58 माइनस 55 बराबर 3। आंसर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 को x प्लस 5 से विभाजित करने पर प्राप्त होने वाला शेष ज्ञात कीजिए। इसमें सबसे पहले जिससे विभाजित करना है x प्लस 5, उसको क्या कर देना है? 0 कर देना है। तो x बराबर कितना हो जाएगा? -5 होगा। यही -5 जो है उसमें मान रख देना है। तो -5 के होल क्यूब प्लस 4 गुना -5 के स्क्वायर प्लस 6 गुना -5 माइनस 2, यानी -125 प्लस 100 माइनस 30 माइनस 2 बराबर -57। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो क्या होगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, केशव और विपुल की आयु का अनुपात 9:10 है। 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 13:14 हो जाएगा। केशव की वर्तमान आयु जो है वो ज्ञात कीजिए। केशव की आयु क्या है? 9x है और विपुल की आयु जो है वो 10x है। अब कह रहा है कि 9x प्लस 12 बटा 10 x प्लस 12 बराबर कितना हो जा रहा है? 13/14 हो रहा है। तो ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा 126x प्लस 168 बराबर 130x प्लस 156। तो 4x बराबर 12, x बराबर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्या? x बराबर 3। बस केशव की आयु जो कितना हो जाएगा? 9x यानी 9 गुना 3 बराबर 27 वर्ष। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, नर्मदा नदी पर बना है। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट से लाभान्वित जो राज्य है वो कौन कौन है? गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अप्रैल 1935 ईस्वी में किया गया था। आरबीआई एक्ट 1934 के अधीन जो है 1 अप्रैल क्या है? 1 अप्रैल 1935 जो है 35 को आरबीआई की स्थापना किया गया था। आरबीआई भारत का बैंकिंग क्षेत्र का सर्वोच्च बैंक है। आरबीआई भारत सरकार का भी जो है वो बैंक है। आरबीआई में 1 गवर्नर और 4 जो है वो डिप्टी गवर्नर होते हैं। नेक्स्ट है, मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार इनमें से कौन सा सत्य है? मेंडलीफ के तो तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमानों के जो है आवर्ती फलन होते हैं। क्या है? आवर्ती फलन होते हैं। अब मेंडलीफ के आवर्त में जो है कुल जो है 9 वर्ग था। कितना था? 9 वर्ग और 7 जो है वो आवर्त था। क्या है? 9 वर्ग और 7 जो है वो आवर्त था। मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में उस समय तक के जो है वो 63 कितने हैं? जो 63 तत्वों के परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया था और इनमें आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान नहीं दिया गया था। इन्होंने समस्थानिकों के बारे में कुछ नहीं कहा था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अम्ल और क्षार के बीच समानता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा, अम्ल और क्षार को जल में मिलाने की प्रक्रिया जो है ऊष्माक्षेपी होती है। क्या है? ऊष्माक्षेपी होती है। निम्न में कौन सा गैर संक्रामक रोग का उदाहरण है? गैर संक्रामक रोग का उदाहरण है, सही आंसर हो जाएगा सी, उच्च रक्तचाप। क्या है? उच्च रक्तचाप जो है गैर संक्रामक रोग का उदाहरण है। जिस रोग की अवधि कम होती है उसे तीव्र रोग कहते हैं। क्या है? तीव्र रोग कहते हैं। और संक्रामक रोग किसे कहते हैं? तो कहते हैं ये रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति या समुदाय के सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु, विषाणु तथा प्रोटोजोआ द्वारा फैलते हैं। इसे संक्रामक रोग कहते हैं। नेक्स्ट है, कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम जो है वो अनबुझा चूना है। क्या है? अनबुझा जो है वो चूना है। कैल्शियम ऑक्साइड का फार्मूला CO होता है, जिसे क्विक लाइम भी कहते हैं। क्या है? क्विक लाइम भी कहते हैं। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। मानवों में उत्सर्जन तंत्र के सही अनुक्रमित क्रम कौन सा है? तो सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा पहले वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्रमार्ग। आंसर हमारा हो जाएगा वो ए हो जाएगा। क्या है? ए। ट्रिप्सिन पेप्सिन से भिन्न है क्योंकि यह पाचन में सहायक है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रहणी के क्षारीय माध्यम में प्रोटीन्स के। क्या है? ग्रहणी के क्षारीय माध्यम में प्रोटीन्स के। एमिनो अम्ल, प्रोटीन्स तथा यूरिया के अणुओं में उपस्थित नाइट्रोजनीय क्रियात्मक समूह होता है। तो कौन होता है? तो वो होता है NH2। क्या है? NH2 होता है। पार्श्व विभज्योतक यानी लैटरल मेरिस्टम में से वृद्धि होती है। कह रहे हैं पार्श्व विभज्योतक से वृद्धि होती है। क्या होती है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, मोटाई से। क्या है? मोटाई से। कथन एवं निष्कर्ष का प्रश्न है, पुस्तक पी केवल 2001 से 2015 के दौरान भारत की जनसंख्या और इससे संबंधित समस्याओं पर जोर देती है।
निष्कर्ष, भारत में बढ़ती जनसंख्या सबसे बड़ी समस्या है। यह पुस्तक एकमात्र पुस्तक है जो भारत में जनसंख्या की समस्या से संबंधित है। आंसर हो जाएगा ना तो निष्कर्ष 1 है और ना ही जो है वो 2 पालन करता है, क्योंकि भारत में बढ़ती जनसंख्या सबसे बड़ी समस्या है, इसका कथन में जिक्र नहीं है। और ये भी हो सकता है कि पुस्तक पी के अलावा भी अन्य पुस्तक भारत में जनसंख्या की समस्या से संबंधित हो सकता है। तो आंसर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए 58 नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा, हमें ये देखना है। तो 5 8 को क्या लिख सकते हैं, 5 8 6 2 2 3 और ये 5 वाट क्या हो जाएगा। अगर हम सबको जोड़ते हैं जैसे 58 प्लस 62 प्लस 23 प्लस 5 और कुछ और होगा तो ये 196 आना चाहिए जो सबसे ऊपर दिया हुआ है। तो देखिए क्या आता है। अगर मान लें कि यहाँ पर x की बात कर दे रहे हैं, वाट या वाट वहाँ पर क्या लगाएगा। तो अगर मान लें कि 5 वाट है, उसके बाद क्या होगा 196, इस सबको जोड़ के 143, तो 143 घटा देंगे, ये हो जाएगा 53। यानी 5 5 तो है ये है, वाट के जगह पर जो आएगा वो क्या होगा, वो 3 आएगा। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या है, डी हो जाएगा। अगला है, एक कक्षा में 6 छात्र हैं, ए बी सी डी ई तथा एफ, उनकी ऊंचाई की तुलना की गई है। डी बी से छोटा है, डी जो है वो क्या है, बी से छोटा है, लेकिन ए से लंबा है। क्या है, ए से लंबा है। कौन लंबा है, डी लंबा है ए से। बी सी से छोटा है, बी जो है वो सी से छोटा है, यानी सी बड़ा है बी से, सी से छोटा है। ए ई तथा एफ से लंबा है, ए जो है वो क्या है, ई तथा एफ से लंबा है। तो कितने छात्र डी से छोटे हैं, डी से छोटे हैं। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। 3 छात्र देखिए यहाँ पर जो है वो डी से छोटे हैं, डी होगा। नीचे दिए गए चित्रों में वर्गों की संख्या जो है वो कितनी है, हमें ये बताना है। तो इस तरह के है, तो अगर 1 2 3 1 2 3 है, यानी यहाँ पर वर्गों की संख्या 3 गुना 3 प्लस 2 गुना 2 प्लस 1 गुना 1 हो जाएगा 9 प्लस 4 प्लस 1, ये हो जाएगा 14। क्या है, 14। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो एल से जो है क्या गया है, ओ गया है, ये देखना है कितना, +3। ओ से आर गया है, ये भी +3। आर से यू गया है, ये भी +3। और यू से जो है वो +3 करेंगे तो क्या होगा, x होगा। क्या है, x होगा। चलिए अब अंक वाला देख लेते हैं। 34 से 46 गया है, ये +12 किया गया है। 46 से 58, ये भी +12 किया गया है। 58 से 70, ये भी +12 किया गया है। तो 70 से +12 करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो हो जाएगा 82, यानी x 82 आ जाएगा। ऑप्शन में कौन सा है, 2 ऑप्शन आ रहा है, शुरुआत के 2 कट गया है, लास्ट का। चलिए ई से अब देखना है। ई से एच गया है, ये +3 है, एच से +3 जाएगा तो के होगा, के से +3 जाएगा तो एन होगा, एन से +3 होगा तो क्या होगा, क्यू होगा। आंसर हमारा आ गया डी आ गया। ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 18 दिनों तक यह कार्य किया और फिर शेष कार्य को सी ने 10 दिन में पूरा किया। ए बी और सी एक साथ मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना हो जाएगा, 1/24 काम। क्या है, 1/24 काम। तथा ए और बी द्वारा 18 दिन में किया गया कितना काम हो जाएगा, तो 18/24 यानी 3/4 काम। अब शेष काम कितना बचा, शेष जो है वो काम बचा वो कितना, 1 में से 3/4 घटा दीजिए, 1/4 हो जाएगा। और 1/4 काम जो है वो सी पूरा करता है कितना, सी पूरा करता है 10 दिन में। क्या है, 10 दिन में। तो सी अकेला उस काम को करेगा कितना, 40 दिन में करेगा। तो ए बी और सी मिलकर कार्य कितना पूरा करने में लगा समय, तो 24 गुना 40 बटा 24 प्लस 40, ये हमारा जो हो जाएगा वो 15 दिन हो जाएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा कौन सा, 15 हो जाएगा, डी हो जाएगा। -5/7 में इनमें से कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि प्राप्त परिणाम जो है वो -2/3 हो जाएगा। तो -5/7 में से कितना जोड़ी जाए कि -2/3 हो जाए। बस x का मान निकाल लीजिए, -2/3 प्लस 5/7, ये हो जाएगा -14 प्लस 15/21, यानी अभी संख्या बराबर हो जाएगा 1/21। आंसर जो हमारा होगा वो ए होगा। जब किसी भिन्न के अंश में 6 जोड़ा जाता है तो भिन्न का मान 3/4 बढ़ जाता है। भिन्न का अंश ज्ञात कीजिए। माना कि भिन्न कितना है, x/22 है। अब x/22
अंश में 6 जोड़ा जा रहा है, क्या है, x में से 6 जोड़ा जा रहा है, तो भिन्न जो हो रहा है का मान 3/4 बढ़ जा रहा है, यानी पहले 1 था, अब 3/4 और हो जाता है, यानी x + 6/22 बराबर x गुना 7/22 यानी हमारा हो जाएगा x + 6 बराबर 7x + 4 होगा, क्योंकि बाई जो नीचे है वो कट गया है, तो ये हो जाएगा 4x + 24 बराबर 7x, 3x बराबर हो जाएगा 24, x बराबर जो आएगा वो 8 आएगा, क्या है, 8 आएगा। नेक्स्ट है, एक दूसरे की ओर चलने वाली 2 रेलगाड़ियां एक ही समय पर 250 किलोमीटर की दूरी पर स्थित 2 स्टेशनों से चलना शुरू करती है। रेलगाड़ियां किसी एक स्टेशन से 130 किलोमीटर दूर किसी स्थान पर एक दूसरे से मिलती है, उनकी चालों का अनुपात ज्ञात करें। माना कि 2 रेलगाड़ियों की चाल कितना है, x तथा y है। अब प्रश्न से 130/x बराबर हो जाएगा 120/y, दोनों बराबर समय चलेगा, तो x/y बराबर कितना हो गया, 130/120, x/y बराबर होगा 13/12, क्या है, 13/12, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी होगा। एक खिलौना कार का अंकित मूल्य 600 है, दुकानदार उस खिलौना कार को पर 4% की छूट देता है और फिर भी 28% का लाभ अर्जित करता है। खिलौना कार का क्रय मूल्य जो है वो ज्ञात कीजिए। तो दिया गया खिलौना कार का जो अंकित मूल्य है वो कितना है, 600 है, तो एक हो जाएगा क्रय मूल्य बटा अंकित मूल्य बराबर छूट परसेंट बटा 100 प्लस लाभ परसेंट, डायरेक्ट कर सकते हैं कितना, तो CP क्रय मूल्य बटा MP अंकित मूल्य इंटू जो है छूट परसेंट कितना है, 100 - 4 का छूट परसेंट बटा 100 प्लस जो है वो लाभ परसेंटेज कितना है, 28 है। यहाँ से हो जाएगा CP/MP बराबर कितना होगा, 96/128, यानी CP अनुपात MP बराबर है 3/4। अब कह रहा है कि 4 यूनिट, क्या है, 4 यूनिट जो है वो अंकित मूल्य के कितने बराबर है, तो 600 के बराबर है, तो 3 यूनिट हमें निकालना है, क्या है, CP निकालना है क्रय मूल्य, तो 3 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 450 हो जाएगा, आंसर कौन सा होगा, C हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय सेना ने पहला अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन कहाँ स्थापित किया था, और इसका आंसर हो जाएगा D, जोधपुर में, क्या है, जोधपुर में। भारतीय सेना ने 15 मार्च 2024 को राजस्थान के जोधपुर में अपना पहला अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन स्थापित किया। इस स्क्वाड्रन का नाम जो था 451 एविएशन स्क्वाड्रन था। इस हेलीकॉप्टर को हवा में टैंक के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून CAA 2019 को मार्च 2024 में लागू किया। इसके तहत भारत में 5 साल बिता चुके किन देशों के अल्पसंख्यकों को मुस्लिम को छोड़कर नागरिकता देने का प्रावधान है, और इसका सही आंसर हो जाएगा C, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश का आंसर हमारा जो हो जाएगा वो C हो जाएगा। कवक किस प्रकार के जीव है, कवक जो है किस प्रकार के जीव है, आंसर हो जाएगा सैप्रोफाइट्स, क्या है, सैप्रोफाइट्स है, जो मृत और सड़ने वाले पदार्थ पर निर्भर होते हैं। निम्नलिखित जानवरों में से कौन सा सरीसृप वर्ग से संबंधित नहीं है, सरीसृप वर्ग से, तो वो है मेढक, क्या है, मेढक सरीसृप वर्ग से संबंधित नहीं है, मेढक उभयचर वर्ग का प्राणी है। सरीसृप वर्ग के प्राणी जो है वो रेंग कर चलते हैं। मनुष्य की कुहनी की संधि होती है, मनुष्य की कुहनी की संधि होती है कब्जा, क्या है, कब्जा, संधि जो है कब्जा संधि है। बाल और सॉकेट संधि जो है कंधे और कूल्हे का, हीज संधि कोहनी और घुटने के संधि को हीज संधि कहते हैं। अंगूठे का आधार सैंडल संधि है, और कलाई जो है ग्लाइडिंग संधि है, क्या है, ग्लाइडिंग संधि है। ऊपरी जबड़ा और खोपड़ी श्रेणी जो है वो फिक्स्ड संधि है। मादा एनफ्लूएंजा मच्छर इनमें से किस रोग का वाहक है, सही जवाब हो जाएगा वो है मलेरिया के, क्या, मलेरिया का। यह प्रोटोजोआ या प्लाज्मोडियम के कारण होता है। इसमें जाड़ा लगकर जो है वो ज्वर आता है। इसमें क्विनिन या क्लोरोक्विन दवा का प्रयोग किया जाता है इलाज के लिए। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होने पर पायरुवेट विभाजित होकर खाली स्थान में परिवर्तित हो जाता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लैक्टिक एसिड और ऊर्जा में, क्या है, लैक्टिक एसिड और ऊर्जा में। पौधों को 5 समूहों में बांटा जाता है, इनमें कौन सा एक नहीं है, 5 समूह में बांटा जाता है, इनमें से कौन सा जो है वो नहीं है, तो एक तो होता है कौन सा, थाइलोफाइटा, क्या है, थाइलोफाइटा। एक होता है ब्रायो, क्या है, ब्रायोफाइटा। एक होता है टेरिडोफाइटा, क्या है,
टेरिडोफाइटा, एक होता है जिम्नोस्पर्म, क्या है जिम्नोस्पर्म, एक होता है एंजियोस्पर्म, क्या है एंजियोस्पर्म। इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा, तो वो हो जाएगा सी, प्रोटोकार्डेटा जो है वो नहीं होता है, आंसर हो जाएगा सी। मछलियों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है। तो मछलियों में दोहरा परिसंचरण होता है, ये कथन सही नहीं। मछलियों के गलफड़ों के द्वारा रक्त को पंप किया जाता है और यह ऑक्सीकृत होता है, ये बिल्कुल सही है। मछली के हृदय से होकर रक्त एक चक्र में केवल एक ही बार प्रवाहित होता है, सही है। मछलियों के हृदय में केवल 2 कक्ष होते हैं, ये भी सही है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी हो जाएगा। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, सही जवाब हो जाएगा ऑर्निथोलॉजी, क्या है ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। अगर बात किया जाए हर्पेटोलॉजी, तो ये क्या है, तो ये सरीसृपों का अध्ययन है, क्या है सरीसृपों का अध्ययन है। और अगर हम बात किया जाए किसका, तो ऑस्टियोलॉजी, तो अस्थियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। और सर्पों के अध्ययन कई बार पूछ लिया जाता है, तो वो होता है स्प्रेंटोलॉजी। फलों का अध्ययन को क्या कहते हैं, पोमोलॉजी, क्या है पोमोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है, किस कूट भाषा में भरबल को इतना और उसी भाषा में मॉडर्न को लिखा जा सकता है। तो भरबल को जो लिखा गया है ये देखिए, भी का विपरीत ई होता है और ई के विपरीत भी होता है, आर का विपरीत आई होता है, बी का विपरीत बाई होता है, ए का विपरीत जेड होता है, एल का विपरीत ओ होता है। यानी यहाँ पर विपरीत अक्षर लिखा गया है वर्णमाला क्रम के। एम का विपरीत यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एन हो जाएगा, ओ का विपरीत एल होगा, डी का विपरीत जो होता है वो डब्ल्यू होता है, ई के विपरीत बी होता है, आर के विपरीत आई होता है, एन के विपरीत एम होता है। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ए होगा, क्या ए हो जाएगा। 4 वाद्य यंत्र में 3 किसी दृष्टि से एक समान है, एक असंगत है, तबला, मृदंग, सितार, ड्रम्स। सही आंसर जो हो जाएगा वो सितार होगा। सितार एक तार युक्त वाद्य यंत्र है, जबकि अन्य सभी झिल्ली यानी चमड़े से मढ़े हुए युक्त वाद्य यंत्र है। प्रश्न कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज की भुजाओं में से एक का माप 7 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का परिमाप 21 सेंटीमीटर है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा, एक और दोनों जो है स्वतंत्र रूप से पर्याप्त है, दोनों से जो हमें हमारा निकल जाएगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। पहला से अगर हम बात करें तो √3/4r² यानी एक माप के स्क्वायर से भी निकल जाएगा, तो 1749 हो जाएगा। और दूसरे से भी निकल जाएगा कि अगर त्रिभुज के परिमाप 21 दिया है तो भुजा की लंबाई कितना होगा, लंबाई जो होगा 7 होगा, क्योंकि परिमाप होता है 3 गुना भुजा होता है। एक भुजा जब निकल गया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 × 49 हो जाएगा। तो हमारा जो है ये 20 सही हो जाएगा। 5 व्यक्ति है ABCDE एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। C और D के बीच जो है वो केवल एक व्यक्ति बैठे हैं। 5 व्यक्ति बैठने की जगह बना लेते हैं और कह रहा है कि C और D के बीच केवल एक व्यक्ति जो है वो बैठे हैं। C और D बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर कोई एक व्यक्ति बैठे होंगे। उसके बाद B D के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। B जो है वो D के बाईं ओर दूसरे स्थान पे, तो D के बाईं ओर दूसरे स्थान पे एक स्थान है, दूसरा यहाँ पर हो जाएगा B हो जाएगा। A B के ठीक दाईं ओर बैठा है, A जो है यहाँ पर बैठा होगा, तो ये यहाँ हो जाएगा, C यहाँ हो गया, B यहाँ हो गया, तो हमारे पास E जो है वो यहाँ हो जाएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा, कह रहा है B के ठीक बाईं ओर कौन बैठा हुआ है, तो B के ठीक बाईं ओर जो बैठा हुआ है वो हो जाएगा C। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में उस आकृति का चयन कीजिए जिससे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। यहाँ पर देखिए कि श्रृंखला के प्रत्येक अगले आकृति में चिन्ह प्लस जो है वो हाफ स्टेप एंटी क्लॉकवाइज दिशा में बढ़ता है तथा एक नया अक्षर चिन्ह जो है वो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज में, एक यहाँ आ रहा है, फिर उसके बाद यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ है, अगला जो है वो कहाँ जाएगा, तो आंसर हमारा जो हो जाएगा डी होगा, क्या डी। भाग के एक सवाल में भाजक भागफल का 11 गुना और शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 44 है तो भाज्य क्या हो जाएगा, शेषफल बराबर जो है 44 तथा भाजक बराबर हो जाएगा 11 गुना भागफल बराबर होगा 5 गुना शेषफल। 11 गुना भागफल बराबर 5 गुना शेषफल कितना है 44 दिया हुआ है, तो भागफल यहाँ से निकल जाएगा 5 गुना 44/11 बराबर 20। भाजक बराबर होगा 11 गुना भागफल यानी 11 गुना 20, ये हो जाएगा 220।
तो भाज्य बराबर निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। भाज्य बराबर जो हो जाएगा वो भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, क्या है शेषफल, यानी 220 गुना 20 प्लस 44, ये हो जाएगा 4 4 4 4। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्या है ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 5 अंकों के बाद सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 88 से पूर्णतः जो है वो विभाज्य है। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 88 से पूर्णतः विभाज्य है। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 5 गुना इससे 88 से भागा देंगे, एक बार में जो होगा ये हो जाएगा 11, 9 है, फिर जो है एक बार में 88, ये हो जाएगा कितना, तो ये हमारा हो जाएगा 88, ये हो जाएगा 9, 1, 3 हो जाएगा, 9 उतार दिए हैं। अब फिर हमें कितने बार में लगाना है, 3 बार में, तो ये हो जाएगा 264, क्या है 264। तो ये बचेगा 5 5, फिर 9 होगा, फिर इससे लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 528, क्या है 528। तो ये हो जाएगा ये 31 जो हमारा बच रहा है, अगर ये घटा देंगे इसमें से तो हमारा वो जो है वो पूरे पूरे कट जाएगा, शेषफल 0 आ जाना चाहिए। हो जाएगा 9 9 9 6 8 होगा। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा डी हो जाएगा, क्या है डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि एक 64 लीटर दूध के पीपे में से 8 लीटर दूध निकालकर उसे पानी से भर दिया जाता है। यदि इसी प्रक्रिया को दूसरी और फिर तीसरी बार दोहराया जाता है तो परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का जो है वो अनुपात क्या होगा। प्रत्येक बार निकाली गई दूध की मात्रा कितना है, 8/64, यानी 1/8। शेष मात्रा बराबर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1/8, ये इधर क्या होगा 7/8। तीसरी प्रक्रिया के बाद दूध की मात्रा कितना बचेगा, तो 64 गुना 7/8 गुना 7/8 गुना 7/8, ये हो जाएगा 343/8। जल की जो शेष मात्रा बचेगा, शेष मात्रा बराबर हो जाएगा 64 माइनस 343/8, ये हो जाएगा 169/8। अब परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का मिश्रण कितना हो गया, तो हो गया 343/8 अनुपात 169/8। ये जब कैलकुलेट कीजिएगा 343 अनुपात 169, आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा ए, क्या है ए। अगला प्रश्न है कि 3√5 5√8 और 3√10 का चतुर्थ समानुपाती क्या होगा। तो चतुर्थ समानुपाती बराबर जो होता है BC/A होता है, यानी 5√8 गुना 3√10 अब बटा हो जाएगा 3√5। बस इसे सोल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा 5 गुना 2 गुना √2 गुना 3 गुना √5 गुना √2 बटा हो जाएगा 3√5, ये √5 करके √2 हो जाएगा। आंसर जो हमारा आ जाएगा वो 20 आ जाएगा, क्या है 20 C हो जाएगा। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 45% की छूट देने पर 45% का लाभ होता है। यदि उसी वस्तु के अंकित मूल्य पर छूट 50% हो तो लाभ जो है वो क्या होगा। यहाँ CP/MP बराबर जो हो जाएगा 100 माइनस 45/100 प्लस 45, यानी ये हो जाएगा 55/145। क्रय मूल्य बटा अंकित मूल्य बराबर 100 माइनस छूट परसेंटेज बटा 100 प्लस लाभ परसेंटेज का फॉर्मूला लगा दिए हैं। तो CP अनुपात MP बराबर जो हो गया वो कितना हो गया 110/290 हो गया, क्या है 290 हो गया। अब कह रहा है कि अंकित मूल्य पर 50% की छूट दिया गया है, यानी जो है वो इस पे 290 पर जो है वो दिया गया है 50% की छूट। SP जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 145 हो जाएगा। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा 145 माइनस 110/110 गुना 100%, ये हो जाएगा 31.9/11%, 31.9/11%। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो डी हो जाएगा, क्या है डी हो जाएगा। अगला है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक CMD कौन बने हैं। तो आंसर हो जाएगा बी मनोज मित्तल, क्या है मनोज मित्तल। हाल ही में सियाई विकास बैंक ADB ने किसी भारत के लिए देश का निदेशक नियुक्त किया है, किससे भारत के लिए देश का निदेशक नियुक्त किया है, और इसका आंसर हो जाएगा बी मियो ओका, क्या है मियो ओका। निम्न में कौन सा एक कोशीय जीव काला अजार नामक रोग का कारण है, और इसका आंसर हो जाएगा बी लेशमेनिया, क्या है लेशमेनिया। कोई पत्थर जो है वो 100 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से गिराया गया और उसी समय कोई दूसरा जो है वो पत्थर
25 मीटर पर सेकंड वेग के ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंकी गई। दोनों पत्थर कब और कहाँ मिलेंगे? तो यानी हमारा जो है वो मिलने का है, ऊपर से अगर जो आएगा वो H1 पे होगा यहाँ पर, और नीचे से जो है वो H2 पे है। तो चलिए H1 बराबर जो होगा UT प्लस हाफ GT²। यहाँ जो है U बराबर जो है वो 0 है क्योंकि ऊपर से छोड़ा गया, तो H1 बराबर होगा हाफ GT²। दूसरे पत्थर के संदर्भ में U1 वेग से फेंका गया है और T समय में H2 ऊंचाई पर पहुंचता है जहां वह अपने पत्थर से जो है दूसरे पत्थर से मिलता है। तो यहाँ से क्या है H2 निकालिएगा तो U1T माइनस हाफ GT² होगा। यानी H2 बराबर कितना है, 25 मीटर पर सेकंड वेग से 25T माइनस हाफ GT²। एक तो हमारा ये इक्वेशन आया था, ये दूसरा हमारा जो है वो इक्वेशन आ गया। अब क्या है कि कह रहा है कि कोई पत्थर 100 मीटर की ऊंची मीनार पे, तो मीनार की चोटी से गिराया गया, यानी 100 मीटर की दूरी है। H1 प्लस H2 कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है। तो बस 25T माइनस हाफ GT² प्लस हाफ GT² बराबर कितना है, 100 है। यहाँ से क्या है T का मान निकालेंगे, कितना है T का मान निकालेंगे तो T बराबर जो होगा 100/25 यानी 4 सेकेंड आ जाएगा। क्या है, 4 सेकेंड आ जाएगा। अब 4 सेकेंड आ गया तो पृथ्वी तल की ऊंचाई H2 बराबर कितना हो जाएगा, 25 गुना 4 माइनस हाफ गुना 9.8 गुना U² हो जाएगा। यानी हमारा जो आ जाएगा 100 माइनस 4.9 गुना 16 बराबर हो जाएगा कितना, 19.6 मीटर। और टावर से के ऊपर ऊंचाई H1 कितना होगा, तो H1 बराबर जो है कितना है GT² यानी हाफ इंटू 9.8 और ये जो हो जाएगा जो है T²। यहाँ पर T² ही है तो T², तो इसका जो मान रखेंगे तो हमारा हो जाएगा 78.4 या 100 में से 19.6 घटा देंगे तब भी हमारा आ जाएगा तो 78.4। आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, 89 का। तो 89 का आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। 4 सेकेंड बाद जो है वो पृथ्वी तल से इतना मीटर की ऊंचाई पर है और 4 सेकेंड बाद मीनार की ऊंचाई 78.4 मीटर है। अगला प्रश्न है कि +5D माइनस 5D क्षमता वाले दो पतले लेंस संपर्क में रखे गए, इस संयोग की क्षमता तथा प्रकृति क्या होगा। तो +5D माइनस 5D इक्वल टू 0। संयुक्त लेंस की शक्ति P बराबर जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। संयुक्त लेंस की शक्ति 0 है, इसका व्यवहार जो है वो कांच की प्लेट की भांति करेगा। तो आंसर हमारा होगा ए होगा। एक चालक में होकर 2 मिनट में कितने इलेक्ट्रॉन गुजर जाते हैं, जबकि चालक में प्रवाहित धारा 300 मिली एम्पियर है। I बराबर होता है Q/T बराबर प्लस माइनस NE/T है। अब n इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होगा वो I इंटू T/E हो जाएगा। I 300 गुना 10 के पावर -3 इंटू 2 गुना 60 अब बटा जो हो जाएगा 1.6 गुना 10 के पावर -19। जब इसे हल कीजिएगा तो ये हो जाएगा 22.5 गुना 10 के पावर 19 आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस में है तो वाला -19 ऊपर चला जाएगा। और इसे सिंपल लिखेंगे 2.25 गुना 10 के पावर 20 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है चित्र में धारा I3 का मान क्या होगा। तो I3 का मान है, ये किरचॉफ्स करंट रूल पे है। तो जितना एंट्री हो रहा है आप देखिए यहाँ पर एंट्री हो रहा है 4 + 3 + 2, उसमें से जो आउटपुट हो रहा है वो बराबर कर दीजिए। क्या है आउटपुट, तो 1 + 7 प्लस I3 है। I3 का मान पूछ रहा है तो I3 बराबर हो जाएगा कितना, 9 माइनस ये 7 1 8 बराबर 1 एम्पियर। आंसर हमारा हो जाएगा बी होगा। 93 नंबर प्रश्न है कि पूर्ण प्रज्वलन की स्थिति में 100 वाट -200 वोल्ट के विद्युत बल्ब का प्रतिरोध क्या हो जाएगा। पूर्ण प्रज्वलन की स्थिति में पूछ रहा है तो विद्युत बल्ब का प्रतिरोध R बराबर जो होता है V² होता है। यानी V जो है 220 गुना 220 अब बटा P जो है वो 100 है, कट जाएगा 22 कितना हो जाएगा, कितना ऐसे 220 200 है, 200 है तो 20 और 20 कितना हो गया 400। आंसर हमारा होगा 400 ओम। क्या है 400। Cr2O3 की प्रकृति कैसी है। आंसर हो जाएगा उभयधर्मी एम्फोटेरिक, क्योंकि ये जो है वो CrO की प्रकृति जो होती है वो कैसी होती है, क्षारीय होती है, और CrO3 की अम्लीय होती है। क्या अम्लीय होती है। धातु के ऑक्साइड क्षारीय तथा धातु के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होता है, इसलिए दोनों गुण पाया जाता है। उभयधर्मी ऑक्साइड है। कौन कौन से उभयधर्मी है, एक ZNO है, Al2O3 है,
Pb2O3 है और एक Cr2O3। ये सब जो है उभयधर्मी ऑक्साइड है। निम्नलिखित क्रमों में कौन सा क्रम धातुओं के आयन ऊर्जा की सही क्रम है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो बी होगा। एल्युमिनियम ग्रेटर देन मैग्नीशियम ग्रेटर देन जो है वो सोडियम है। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के क्रम में अनुसार व्यवस्थित करने के बाद कौन सा शब्द तीसरे स्थान पे आएगा? इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो तीसरे स्थान पे कौन आएगा? रिसीव। क्या है? रिसीव। कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा? आइए इसे देखते हैं कौन सा है। 17 से 25 गया है तो क्या किया गया है? +8। 25 से 37 किया गया +12। 37 से 53 किया गया है +16। 53 से 73 किया गया +20। 73 से 97 +24 और 97 से +28 करेंगे तो 125। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। चलिए 98 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। कार्डियोलॉजिस्ट जो है वो हृदय, तो नेफ्रोलॉजिस्ट क्या करता है? तो वो गुर्दे का अध्ययन करता है। तो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए यदि 15A 6B 2C 10 बराबर इतना है, इतना बराबर इतना है, तो इतना का मान क्या होगा? तो यहाँ क्या किया गया है कि 15 गुना 6 गुना 2 अब माइनस जो है लास्ट वाला के 10 कर दिया गया। आंसर आ गया है 170। क्या है? 170। तो उसी तरह अगर हम करेंगे इसका 4 ये वाला, तो ये होगा 4 गुना 2 गुना 3 -5 कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? वो डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। यहाँ ए और बी को गुना और सी को घटाव के रूप में किया गया है। ए और बी को जो है वो गुना के कोड किया गया, सी को जो है वो घटाव का कोड किया गया है। बस उसी पे कर देना, आंसर हो जाएगा डी। 100 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों से संबंधित अक्षर युग्म का चयन कीजिए। क्या है? चयन कीजिए। तो के से जो है वो एल गया है +1 है और एक्स से जेड गया है +2 है। तो यहाँ पर कौन सा सही है? पी से क्यू गया है +1 है और एस से यू गया है ये +2 है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जा रहा है? सी हो जा रहा है। क्या है? सी हो जा रहा है। ये था आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 के प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 में दिया हुआ प्रैक्टिस सेट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।